टॉपिक चल रहा था अपन का, वो था अणुभार या आणविक द्रव्यमान। और अणुभार मतलब अणु का भार। तो अणु किससे मिलकर बना होता है? अणु मिलकर बना होता है हमारा परमाणुओं से। जब दो या दो से अधिक समान परमाणु हो या भिन्न भिन्न परमाणु हो, जब भी दो या दो से अधिक परमाणु हमारे आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने से अणु का निर्माण होता है। अब यदि समान प्रकार के परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं तो उससे जो हमारा अणु बनेगा वो कहलाएगा समपरमाणुवीय अणु। और जब अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो उससे जो अणु बनेगा वो कहलाएगा विषम परमाणुवीय अणु। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर लिखे थे हाइड्रोजन का अणु, क्लोरीन का अणु। जैसे हाइड्रोजन का अणु हो गए, दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं, दो क्लोरीन के परमाणुओं से आपका बन गया क्लोरीन का अणु। दो ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयोग से बन गया O2 अणु। दो नाइट्रोजन के परमाणु के संयोग से बन गया N2 अणु। तो इन सभी अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं, इसलिए कौन सा अणु कहलाएगा? समपरमाणुवीय अणु। दूसरा होता है हमारा विषम परमाणुवीय अणु। ये तो विषम वीवो कौन है? वीवो नाम से कौन है? वीवो नाम लग रहा है, कौन है? तन्मय। कौन? तन्मय। तन्मय नाम डाला करो बेटा। इसको नाम में हट गया था। अब देखिए, अब अणु का जब हम अणुभार निकालते हैं तो अणुभार को हम m से व्यक्त करते हैं, और जितने भी परमाणु उसके अंतर्गत होते हैं उन परमाणुओं के भार का यदि हम योग कर देते हैं तो उस अणु का क्या आ जाता है? अणुभार आ जाता है। जिसके हमने उदाहरण देखे थे। यदि नए बच्चे आए हो तो मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था कि किसी भी तत्व का हम परमाणु भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। औसत परमाणु भार, तो वो उसके परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करता है कि वो परमाणु क्रमांक उस तत्व का कितना है। यदि वो परमाणु क्रमांक सम संख्या है, जैसे कार्बन का परमाणु भार निकालना है तो कार्बन के परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए, और कार्बन आता है हमारे 6ठे नंबर पर। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और ये 6 जो संख्या है, नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा? स्क्रीन नहीं आ रही है सर। स्क्रीन नहीं आ रही है आप लोगों के पास? नो सर। आ रही है सर, आ रही है हमारे पास। आ रही है सर। तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है? किसके पास नहीं आ रही? मेरे पास नहीं आ रही है सर। ऐसे कैसे हो रहा है तेरे पास? क्या नाम है? तन्मय। तन्मय। बेटा वापस से कनेक्ट करो एक बार और। उसको है ना थोड़ा सा रिवर्स करो, उसी को कर लो, आगे आगे पीछे रिवर्स करो, स्क्रीन आएगी। एक कॉलम आ रहा होगा ग्रीन स्क्रीन का, आप उसको रिवर्स कीजिए इधर उधर दाएं बाएं। कर रहा हूँ सर। क्योंकि यहाँ से स्क्रीन जब औरों के पास जा रही है तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके यहीं से है। तो देखिए, जब अपन का परमाणु क्रमांक सम संख्या में होता है तो सम संख्या में होने पर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परमाणु भार आ जाएगा। और यदि किसी तत्व की का परमाणु क्रमांक हमारा विषम संख्या है, जैसे कार्बन का तो 6 नंबर होता है परमाणु क्रमांक, और नाइट्रोजन या अपन ले लो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का होता है 9। तो जब भी सम संख्या है तो उसको हम 2 से गुणा करके उसका परमाणु भार निकाल लेंगे, उसको A से व्यक्त करते हैं। और जब उसका परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे उसमें, तो उस परमाणु का क्या आ जाएगा? परमाणु। अब आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से जैसे आपके समझ में आ जाएगा
कि यहाँ पर अपन को कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है और अपन जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अब इसमें हमारे पास परमाणु कौन कौन से हो गए, एक तो कार्बन का परमाणु हो गया और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। तो हमको कार्बन का परमाणु भार लिखना है और ऑक्सीजन का लिखना है। अब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, क्योंकि 12 क्यों होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और 6 सम संख्या है तो 6 को 2 से गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा 12 आएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और 8 भी हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16। अब हमारे पास कार्बन का परमाणु भार आ गया और ऑक्सीजन का परमाणु भार आ गया। तो कार्बन का तो लिख दिया हमने 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो एक ऑक्सीजन का है 16, तो जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, तो हम 16 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 32। अब 12 और 32 जब अपन टोटल करेंगे तो टोटल क्या आ गया 44 हो गया ना। तो ये 44 जो आया है वो इसका अणु का भार आया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो अणु है उसका अणु भार कितना है 44, जिसको हम इकाई के रूप में लिखते हैं AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी इकाई होती है, इसकी अणु भार की इकाई। अब जैसे आपसे कहा कि जल के अणु का अणु भार निकालिए, कोई हमारे पास जल का एक अणु है और उसका अणु भार निकालना है, तो पहले आपको इसके एटम देखने पड़ेंगे। तो इसमें एक तो हाइड्रोजन का एटम है और एक है ऑक्सीजन का एटम। हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है परमाणु भार वो कितना है 1, और ऑक्सीजन का भी अपन ने देखा था कितना होता है 16। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम कितने, परमाणु कितने 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 ऑक्सीजन है हमारे पास, 1 ऑक्सीजन का लिख दिया हमने 16, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 16, 16 और 2 का टोटल कितना हो गया 18। तो जल के अणु का अणुभार कितना हो गया हमारे पास 18 AMU हो गया। इस तरीके से हम किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी हमको अणु दे दिया जाए तो उसका हम अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक्सरसाइज के लिए ये दिया था आपको। अब इस एग्जाम्पल को देखो, पहले वाले को A वाले को, इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, एक तो है हमारे पास कार्बन का परमाणु C, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु H, और एक है हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु O। तो ये जो हमारा CH3COOH है वो 3 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो अभी देखा था हमने कार्बन का होता है कितना 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इसका हमको क्या निकालना है, अणुभार निकालना है, m का मान निकालना है, अणुभार को हम m से व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका अणुभार निकालेंगे तो इसमें कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन देखिए, तो टोटल कार्बन हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे 12 को कितने से 2 से गुणा कर देंगे प्लस। अब इसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है 3 और 1 4, तो 4 इंटू 1 प्लस। अब हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है इसमें 2 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो क्या हो गया 12 दूना 24, तो ये हो गया हमारे पास, प्लस 4 इंटू 1 करेंगे 4, और प्लस 16 इंटू 2 करेंगे 32। तो टोटल क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया हमारा 4 4 8 और 2 10, 0 3 और 2 5 और 1 हासिल की 6। ये आ गया हमारा, क्या हो गया, हाँ भाई आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। तो ये आप लोगों, यस सर।
ये आप लोगों के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो यहाँ से आवाज प्रॉपर जा रही है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल जो है, इसको क्या बोलते हैं हम? एसिटिक अम्ल बोलते हैं बेटा। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो अणुभार हमको प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 60 AMU। इस तरीके से हम इनमें से सबका निकाल सकते हैं। जैसे इसमें निकालना है अपन को, इसको बोलते हैं हम फिनॉल, और इसका अणुभार निकालना है फिनॉल के एक अणु का। तो सबसे पहला काम है अपन को इसमें कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं वो लिखना। तो देखो, एक तो कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये हमारा बना हुआ है। अब कार्बन का तो कितना होता है परमाणु भार? आपने देखा है कितना होता है? 12 लिख दीजिए। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब आप क्या करोगे? इनकी संख्या लिखोगे। तो कार्बन कितने हमारे पास इसमें पूरे में? कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 12 को मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे? 6 से। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें? देखो, 5 तो एरी और 1 एरिया, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है इसमें? 1। 12 को 6 से गुणा करोगे कितना हो गया अपन का? 72। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? 6। और 16 को 1 से गुणा करोगे आप कितना हो गया? 16। टोटल कर दो इसका। टोटल करेंगे 6 6 12, 13 और 14, 14 का 4, 7 और 1 8 और 1 9, 94 AMU। तो ये इसका क्या हो गया? अणु का अणुभार आ गया हमारा पास। इस तरीके से हम इनका क्या निकाल लेते हैं? अणुभार निकाल लेते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालना है, तो देखो, एक तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है, एक सल्फर का परमाणु है, और एक है हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है? 16। अब सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 16। अब 16 कौन सी संख्या है? सम है कि विषम है? ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम सम। तो कितने से गुणा करेंगे अपन इसको? 2 से। 2 से आ जाएगा 32। 32 जाएगा 32। तो सल्फर का परमाणु भार आ गया हमारे पास 32। अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन की संख्या देखनी है, कितनी है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर की संख्या कितनी है? 1। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और गुणा करके इन सबको जोड़ दो, तो इसका क्या आ जाएगा? अणुभार। ओके, इस तरीके से निकाल लोगे ना? अब देखो, इसके बाद जो अपना, ओके थैंक यू। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा परमाणु भार का उपयोग। ये जो अपन परमाणु भार निकालते हैं, पढ़ते हैं, उस परमाणु भार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु भार का उपयोग किया जाता है उसमें तत्व का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने में। जैसे कोई भी हमको अणु दे दिया या कंपाउंड दे दिया, तो उसमें किसी तत्व की कितने प्रतिशत मात्रा है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परमाणु भार का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र काम में लेते हैं हम, और सूत्र क्या है हमारा? तत्व की प्रतिशत मात्रा। क्या लिखेंगे हम? तत्व की प्रतिशत मात्रा जब हम निकालेंगे तो उस तत्व का कुल भार लिखेंगे। तत्व अर्थात वो कौन सी फॉर्म में होगा? परमाणु की फॉर्म में होगा। का
कुल भार अपॉन अब अणुभार, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम उसको गुणा कर देंगे किससे? 100 से। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन अपन को हल करना है। अपन एक एक्सरसाइज हल करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जल का अणु है हमारे पास, जल के अणु में हाइड्रोजन तत्व तथा ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया कि अपन को जल का कोई अणु दे रखा है, और उस जल के अणु में, आपको पता है जल के अणु का सूत्र क्या होता है? जल के अणु का सूत्र होता है H2O। मतलब जल का जो अणु बना है वो किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अब इसमें अपन को ये बताना है कि हाइड्रोजन तो कितनी प्रतिशत मात्रा में है और ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत मात्रा में है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका अणु का पूरे का भार निकालना पड़ेगा। तो जब हम जल के अणु का भार निकालेंगे MH2O, अणुभार को M से व्यक्त करते हैं, और किसका अणुभार निकाल रहे हैं? जल का। तो जल लिख दिया हमने। अब निकालेंगे तो इसमें देखो दो तो हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, तो 2 से गुणा कर दिया। प्लस ऑक्सीजन कितनी है इसमें? 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, तो ये 16। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 16 कितना हो गया हमारा? 18 AMU। ये तो हमारा क्या आया है? अणुभार आया है। अब अणुभार जो आया है तो उसके बाद अपन को क्या निकालनी है? हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। हाइड्रोजन तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है अपन को। तो हाइड्रोजन तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो अपन के पास सूत्र क्या हो जाएगा? उस तत्व या परमाणु का कुल भार उसमें अणुभार का भाग देकर के 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो H2O जो अणु बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से बना है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा 2 × 1 = 2। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब अपन को किसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है? हाइड्रोजन तत्व की। तो अपन क्या करेंगे? सूत्र में क्या था? तत्व या परमाणु का कुल भार लिखना है। तो कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पर? जल के अणु में 2 थे, तो कुल इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, बटे उस अणु का अणुभार लिखेंगे। तो जल के अणु का अणुभार कितना है? 18 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से। अब देखिए 2 से 18 कितनी बार कट गया? 9 बार। अब इसमें भाग दे दो आप 100 में। 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा हमारा? लगभग आएगा 11.11%। तो हाइड्रोजन, जल के अणु में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी प्राप्त हो गई हमको? 11.11% हो गई। अब आपसे पूछ रहा है ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो देखो जब हमारा इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 11.11 है तो आप या तो सूत्र लगाओ, और सूत्र नहीं लगाओ तो टोटल परसेंट कितना होता है? 100 होता है ना। तो 100 में से आप सीधे घटा दो कितना? 11.11%। और 100 में से जब 11 घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 88.89%। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। या फिर आप उसको ऐसे निकाल लो
ऑक्सीजन का भार कितना है? ऑक्सीजन के परमाणु का भार 16 है। 16 अपॉन कुल अणु का भार कितना है? 18 इंटू 100 कर लो। पर इतना करने की जरूरत है ही नहीं ना अपन को, क्योंकि दो ही तो परमाणु है, दो ही तत्व है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब एक तत्व की प्रतिशत मात्रा हमने निकाल ली तो दूसरे के लिए क्या करें हम? 100 में से उसको घटा दे। 100 में से कम करोगे तो सेकंड वाले तत्व की ज्ञात हो जाएगी। अब इसमें बताओ कोई दिक्कत हो तो। नो कर लोगे ना इस तरीके? चलो एक एक्सरसाइज आप, ओके, एक एक्सरसाइज अब आप हल करो। चलिए निकालो, इसका आंसर निकालो। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। चलो जल्दी से कौन आंसर देगा इसका? हल कीजिए। इसमें कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु है हमारे पास, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। कार्बन का एक ही है जिसका परमाणु भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। ये तो परमाणु भार निकाल लिया हमने। अब हमको क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। और अणुभार किसका निकालना है? CO2 अणु का। तो अणुभार क्या हो जाएगा? कार्बन का तो लिख दिया हमने 12, और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। तो कितना आ गया हमारे पास? 44 AMU। 44 आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। अब अपन को कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जब आप निकालोगे तो कार्बन का परमाणु भार लिखोगे कितना? 12। और अणुभार लिखोगे तो अणुभार कितना आ रहा है? 44। और इसको गुणा कर दोगे 100 से। अब इसको हल कर लो, काट लो। काटोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 27.27%। गुणा भाग तो जानते हो ना? अब इसके बाद अपन को किसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है? ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, आप देखो इसमें 2 ही तो है परमाणु हमारे पास, तीसरा तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? 100 में से कितना कम कर देंगे? 27.27। जब इसको कम करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? ये बचेगा 72.73%। 73%। कर लोगे ना इसमें? चलो अब 2 एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ, ये कल करके बतानी है आपको। एक क्वेश्चन तो ये हल करना है आपको। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल में, एसिटिक जो अम्ल है उसमें इनके जो घटक है, घटक क्या हो गए? कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। घटकों की प्रतिशत मात्रा
ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो आपको ये हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3 NH3 में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन आपको कल करके लेके आने हैं। ओके ओके सर। अब देखो, अपन ने स्टार्टिंग जब इसकी की थी तो उस समय यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ा था। शुरुआत जब हमने की थी तो देखो, एक तो हमने मिश्रण पढ़ा था और एक हमने यौगिक पढ़ा था। तो इस यौगिक और मिश्रण में आज हम देखेंगे अंतर, दोनों में क्या अंतर होता है। तो एक तो पढ़ेंगे हम यौगिक और एक पढ़ेंगे मिश्रण। यौगिक और मिश्रण। तो देखिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर यौगिक और मिश्रण जब हम बात कर रहे थे तो यौगिक में क्या होता था, दो या दो से अधिक तत्व जो होते थे वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते थे। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। उनका अनुपात निश्चित होता है तत्वों का, तो वो क्या कहलाता है, यौगिक। और मिश्रण क्या हो जाएगा, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता इसमें, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। किसी भी अनुपात में कितनी ही मात्रा में दो या दो से अधिक तत्व हमारे आपस में संयोग कर सकते हैं, तब तो कहलाएगा मिश्रण। और यदि निश्चित अनुपात में संयोग कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा यौगिक। दूसरा हम ये कह सकते हैं, जो हमारा यौगिक होता है वो हमेशा समांगी होता है, क्योंकि निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं इसलिए वो हमारा कैसा होता है, समांगी होता है। लेकिन मिश्रण जो होता है वो आपने पढ़ा है दो प्रकार का होता है। ये आपका समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। तो यौगिक की स्थिति होती है कि वो हमेशा कैसा बनेगा, समांगी होगा, जबकि मिश्रण कैसा होगा, वो समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। तीसरा, इनमें तत्व जो होते हैं, जिन तत्वों का संयोग होता है, तो तत्व जो होते हैं, तत्व अपनी पहचान खो देते हैं। यौगिक में क्या होता है, यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है तो वो तत्व अपनी पहचान को समाप्त कर देते हैं और यौगिकों के गुण आ जाते हैं उसमें। यौगिकों के गुण क्या होते हैं, उसमें आ जाते हैं। जबकि मिश्रण में क्या होता है,
मिश्रण में यदि हम तत्वों का मिश्रण कर रहे हैं या यौगिकों का मिश्रण कर रहे हैं, हम तत्व का मिश्रण भी कर सकते हैं और यौगिक का मिश्रण भी करते हैं, तो वो अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है। जैसे देखो, आपका सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड एक निश्चित अनुपात हो गया NaCl, एक सोडियम का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु। आपका जल बना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो इसमें क्या हुआ, Na और Cl में सोडियम और क्लोरीन के अपनी पहचान समाप्त हो गई, और किसका गुण हो गया, सोडियम क्लोराइड, नमक का गुण हो गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी पहचान खो दी, और किसका गुण आ गया, इसमें जल का गुण आ गया। जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। यदि अपन जल को और नमक को मिला दे, अब कोई निश्चित अनुपात नहीं है इसमें, जल ज्यादा ले सकते हैं, नमक कम ले सकते हैं, कितने ही अनुपात में ले ले, तो इससे जो विलयन बनेगा उसमें दोनों के ही तो गुण होंगे, उसमें जल के गुण भी होंगे और उसमें नमक के गुण भी होंगे। तो यौगिक क्या करते हैं, अपनी पहचान को यहाँ पर बनाए रखते हैं, किसमें, मिश्रण में। जबकि यौगिक में ये अपनी पहचान को क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है, यौगिक जो होते हैं, तो यौगिक का जब निर्माण होता है, तो यौगिक का निर्माण होने पर उसमें ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, या तो ऊष्मा का या विद्युत का या प्रकाश का, या तो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब निकलना, या होता है उसका अवशोषण, ग्रहण करना। तो जब भी यौगिक का निर्माण होता है, तो यौगिक का निर्माण होने पर उसमें ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश आदि का या तो उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मिश्रण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद अगला जो अंतर आता है, जो यौगिक है उसके अवयवों को हम भौतिक विधि से पृथक नहीं कर सकते, भौतिक विधि से पृथक नहीं कर सकते हैं। किनको, घटकों को। घटक का मतलब होता है जिनसे वो मिलकर के बना है। जबकि मिश्रण में हम, जैसे हमारे पास नमक और पानी मिला हुआ है, तो यदि इसको, ये क्या बन जाएगा, हमारा नमक का जलीय विलयन बन जाएगा, नमक का जलीय विलयन तैयार हो गया। अब इस नमक के जलीय विलयन को यदि हम गर्म कर दें, जैसे एक पात्र में हमने ले लिया जल और नमक, H2O और NaCl, और इसको क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर जो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और पात्र में शेष क्या रह जाएगा, NaCl। इसका मतलब इसको पृथक किया जा सकता है। तो मिश्रण को हम भौतिक विधि के द्वारा इसके घटकों को पृथक कर सकते हैं, जबकि यौगिक में घटकों को हम भौतिक विधि से पृथक नहीं कर सकते। एक बार फिर देख लीजिए, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होते हैं। तो यौगिक में तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, और निश्चित अनुपात में संयोग करने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जबकि मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में किसी भी अनुपात में तत्व या यौगिक आपस में मिल सकते हैं।
उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। दूसरा यौगिक जो होता है हमारा, वो यौगिक होता है हमारा समांगी मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण होता है। और मिश्रण हमारा समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। यौगिक में जो तत्व भाग लेते हैं, जब यौगिक का निर्माण होता है तो वो अपनी पहचान को समाप्त कर देते हैं, जबकि मिश्रण में जो तत्व यौगिक भाग लेते हैं वो अपनी पहचान को समाप्त नहीं करते, उसकी पहचान उसके अंतर्गत बनी रहती है। यौगिक का जब निर्माण होता है तो उसमें ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश का या तो उत्सर्जन होगा, उसमें से निकलेगी, या उसमें अवशोषण होगा। दोनों में से एक बात होगी, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं होता है। और यौगिक जो होगा, तो यौगिक के जो घटक है जिनसे मिलकर के वो बनाए, उनको हम सामान्य जो विधि होती है हमारी भौतिक विधि, उसके माध्यम से हम उनको अलग नहीं कर सकते, उनको पृथक नहीं कर सकते। जबकि मिश्रण के जो घटक होते हैं, जो अवयव होते हैं जिनसे मिलकर के वो बना है, उनको हम किसी भौतिक विधि के द्वारा उनका पृथक्करण किया जा सकता है। तो ये मोस्टली हमारा अंतर होता है यौगिक और मिश्रण में। अब बताइए इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो? नो सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है हमारा। सर। नो सर। ओके, एक और चीज पढ़ी थी हमने, परमाणु और अणु। पढ़ा आप लोगों ने? एक तो पढ़ा है आपने परमाणु, और एक पढ़ा है आपने अणु। क्या अंतर है? तो देखो, इसमें दो ही अंतर आपको याद रखने हैं, बस, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। एक तो किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक छोटे भाग में विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य कण, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, नंबर 1। और नंबर 2, परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं। जबकि अणु क्या होता है? किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जो परमाणुओं के संयोग से प्राप्त होता है, इसलिए ये अविभाज्य न होकर के विभाज्य होता है। इसको विभाजित किया जा सकता है, तो वो